मैं रश्मि भेलवा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण कॉलेज नन्नी नगर। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 के एक टॉपिक बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगी। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि यह हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो है रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो किस तरीके से होता है। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला जो है वर्धी प्रजनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन भी कहते हैं इसे। और तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन चूंकि यहाँ पे बैक्टीरिया में किसी तरह के कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, बल्कि उसके जीन्स के एक्सचेंज के द्वारा या जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। या इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि यह जो है जनन की तीसरी विधि है, और इस विधि के द्वारा जो है इसको बैक्टीरिया जो है अपना जनन का कार्य भी कर सकता है, जिसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसमें जो है ये किसी तरह का कोई सेक्स ऑर्गन जो है वो भाग नहीं लेता, बल्कि इसकी वेजिटेटिव सेल जो है वो रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला बडिंग और दूसरा जो है बाइनरी फिजन। तो हम सबसे पहले देखेंगे बडिंग। बडिंग वह प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल सेल्स पर पहले एक आउटग्रोथ बनता है, और उस आउटग्रोथ के अंदर जो है कोशिका के अंदर का पार्ट जो है वो धीरे धीरे उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वह एक बड़ी कोशिका में जो है विभाजित हो जाती है, और वह बड़ी कोशिका अपने पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नया जीव जो है वो बना लेती है। इस तरह का जनन हमको दिखाई देता है रोडो माइक्रोबियम वेनिएला में, जहाँ की हम यहाँ अब अपन चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि सेल्स में शुरुआत में देखिए एक छोटा सा आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है। वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के वो कई भागों में जो है वो एक चेन जो है वो बना लिया, और वो चेन जो है वो अपने पेरेंट सेल से अलग होकर के नया सेल जो है वो बना लेती। दूसरा हम देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में जो है एक ही सेल जो है उसमें जो अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका पहले आकार में बढ़ती है, आकार में बढ़ने के बाद वह दो भागों में जो है वो टूट जाती है या विखंडन हो जाता है। उस समय जो है इसके अंदर का जो डीएनए है वो दो बराबर भागों में बढ़ता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो संकीर्ण होकर के अंदर की तरफ झुकती है, और अंदर की तरफ दोनों तरीके से मुलाकात मिल करके वो एक सेपरेशन वॉल बनाती है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में जो वर्धी प्रजनन जो है वो दो तरीके से जो है वो होता है। इसके बाद हम देखें तीसरा जो है अलैंगिक जनन, या जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से पाया जाता है। पहला एंडोस्पोर्स के द्वारा, और दूसरा जो है वो जूस्पोर्स के द्वारा। एंडोस्पोर्स, इसमें जो है हम देखें तो यहाँ पर यह कोशिका की अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव करने की एक अवस्था हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें सेल्स की संख्या तो नहीं बढ़ती, परंतु अनफेवरेबल कंडीशन में वो सरवाइव करने में सक्षम रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन माने जैसे कि ठंड हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गए, इन सब से जो है ये अपना बचाव करने के लिए एक मोटी भित्ति बना लेता है। और ये जो मोटी भित्ति जिसको हम जो कई लेयर्स की बनी होती है, उसके अंदर इसका जो जीनोम है या जेनेटिक पार्ट है वो अच्छे से बचा हुआ रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो वॉल रप्चर हो जाती है,
जैसे कि हम देख रहे हैं इस चित्र में कि कितनी मोटी एक भित्ति बन गई है जिसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं या एक्सोस्पोरियम, और उसके काफी अंदर जाकर के जो है उसका न्यूक्लियोइड जो है वो संरक्षित है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यह जो है वो जर्मिनेट होगा या वॉल रप्चर होगी और फिर से ये जो है अपना जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जनन की विधि तो नहीं है, परंतु एक अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव करने की का मेथड हम इसको बोल सकते हैं। फिर सेकंड हम देख रहे हैं इसमें जूस्पोर्स। ये जूस्पोर्स के द्वारा भी बहुत कम जनन होता है बैक्टीरिया में, और इसमें जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर वो कई खंडों में जो है वो टूट जाता है उसका जेनेटिक पार्ट्स, और हर एक टूटा हुआ सेपरेट पार्ट जो है वो न्यू बैक्टीरियल सेल बनाने में सक्षम होता है। और तब तक वो उसी अवस्था में उस मदर सेल्स के अंदर पड़ा रहेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है उसकी मदर सेल रप्चर होती है और वह बाहर निकल करके नया बैक्टीरिया सेल बनाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन हम देखें, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर यदि हम देखें तो बैक्टीरिया में किसी भी तरीका का कोई सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं पाए जाते, परंतु वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या जेनेटिक मटेरियल के आदान प्रदान के द्वारा जो है लैंगिक जनन जो है वो करते हैं। और यहाँ पर जो है दो बैक्टीरियल सेल जो है वो पेरेंट सेल के समान कार्य करती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी तीन प्रकार का पाया जाता है, जिसमें पहला है कॉन्जुगेशन या जिसे हम संयुग्मन कहते हैं, दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, और तीसरा है ट्रांसडक्शन जिसे हम पराक्रमण कहते हैं। जिसमें से सबसे पहला माने जो कॉन्जुगेशन है, यही जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है। बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जो है, यह प्रोसेस हम केवल प्रायोगिक दशाओं में ही हम इसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन को सबसे पहले लैंडरबर्ग और टॉटम ने इश्चीरिया कोलाई पर जो है 1946 में जो है इसे खोजा था। और यहाँ पर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज दो प्लांट्स बैक्टीरियल सेल में होगा। दो बैक्टीरियल सेल्स में से एक बैक्टीरियल सेल जैसा कि हम देख रहे हैं डोनर कहलाती है, जो कि दाता जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी जो है रेसिपिएंट या जिसको हम ग्राही कहते हैं। तो डोनर सेल से जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है ट्यूब के द्वारा। और ये जो ट्यूब है इसकी एक पिली जिसे हम कहते हैं, उस पिली के द्वारा वो जुड़ता है दूसरी सेल से और उससे वो ट्रांसफर होगा, और यह पाया जाता है ई कोलाई या इश्चीरिया कोलाई में। सेकेंड टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसे जो है सबसे पहले खोजा था ग्रिफिथ ने 1928 में, और उन्होंने इसको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया जो है वो जब इनमें पाई जाती है तो यहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि दो प्रकार से यहाँ पर भी सेल्स पाई जाती हैं। एक जो है डोनर सेल और दूसरी जो है वो रेसिपिएंट सेल। जो डोनर सेल है वो अपने अंदर से जेनेटिक पदार्थ को रेसिपिएंट सेल्स के लिए जो है वह रिलीज करती है। उन्होंने इसे देखा था न्यूमोनिया फैलाने वाले रोगी के रूप में। उन्होंने क्या बताया कि दो प्रकार से जो है सेल्स पाई जाती हैं इसमें। इनमें से जो एक जो है वो आक्रामक होती है और दूसरी जो है वो अनाक्रामक होती है। जो आक्रामक है वो चूहे के प्रवेश पर चूहे के शरीर में अगर हम प्रवेश करते हैं तो उनसे जो है चूहे में जो है रोग फैलता है, और अनाक्रामक प्रकार में चूहे के शरीर में यदि हम प्रवेश कराते हैं तो उसमें जो है रोग नहीं फैलता। तो उन्होंने अपना एक नया प्रयोग किया और उन प्रयोग के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जब हम इसको जो है अगर जो रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया है उसका हम 60 डिग्री पर
तक गर्म करके मार दें तो और फिर बैक्टीरिया चूहे के शरीर में प्रवेश कराएं तो भी वो वहां पे रोग नहीं फैला सकता। लेकिन यदि जो रोग नहीं फैलाता है वो बैक्टीरिया के साथ 60 डिग्री में मरे हुए इन आक्रामक कोशिकाओं को मिला करके फिर चूहे के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो वो रोग फैलाता है। इससे उन्होंने ये कहा कि ये जो बैक्टीरिया है वो चूहे के शरीर में पहुंचकर मरे हुए सेल्स जो हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो लिविंग सेल्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं और इसे ही उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा और इस कारण से चूहा जो है वो रोगी हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा पार्ट देखेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन या जिसे हम पराक्रमण भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन या पराक्रमण जो है इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था 1952 में जिंडर ने और उन्होंने इसे साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में देखा था और इसमें उन्होंने ये बताया कि इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जो है वो ट्रांसफर होता है बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा। और ये जो ट्रांसमिशन की जो ट्रांसडक्शन की जो क्रिया है यह हमेशा इसके लिए बैक्टीरियोफेज की जो है आवश्यकता जरूर से पड़ी चाहिए होती है। और ये दो प्रकार का होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है इसमें जो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता बल्कि उससे अलग होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और बैक्टीरियल डीएनए भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और दोनों टूटे हुए खंड फेस पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं और इससे जो नए फेस पार्टिकल बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस क्रिया में बैक्टीरिया सेल का कोई भी जीन फेस डीएनए के साथ अटैच हो सकता है और इसलिए इसे जो है सामान्य ट्रांसडक्शन कहते हैं। दूसरा प्रकार जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जिसमें इस प्रकार के ट्रांसडक्शन की क्रिया में प्रोफेज से फेज डीएनए खंड अलग होकर के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और वहां पर नए बैक्टीरिया फेज के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और अलग होते समय फेज डीएनए अपने साथ बैक्टीरियल डीएनए के कुछ जीन्स को भी अटैच कर लेता है। ये जीन फेज डीएनए के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और जब नए फेज पार्टिकल बनते हैं तो बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ पाए जाते हैं और इस तरीके से हम ये बोलते हैं कि ये विधि भी जो है रूपांतरण की विधि कहलाती है और इसमें इसे जो है हम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन या रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये को हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इस तरीके से जनन करता है। धन्यवाद।